देन ब्रेन डोमिनेंस। तो ब्रेन डोमिनेंस का बताया है कि लेफ्ट अपना राइट ब्रेन कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो जब भी आपको, तो ये क्यों करता है, इसके पीछे का रीजन क्या रहता है कि अपनी बॉडी में एक डेक्यूसेशन नाम का पॉइंट होता है, ये ब्रेन का पॉइंट है, डेक्यूसेशन बोलते हैं इसको। इस पॉइंट पे ना अपनी नर्व क्रॉस होती है। तो जैसे ब्रेन के हेमिस्फीयर है, तो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है राइट साइड ब्रेन कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। तो ये अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कंट्रोल क्यों करता है, ये सीधा सीधा क्यों नहीं है। जैसे राइट ब्रेन है तो ये राइट साइड ऑफ द बॉडी कंट्रोल करना चाहिए, ये लेफ्ट ब्रेन है तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी कंट्रोल करना चाहिए, सीधा सीधा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो नर्व्स रहती है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल रहती है, उसको इंजुरी होने के चांसेस बहुत रहती है। तो अगर नर्व सिंगल सिंगल रहेगी, ऐसे सीधी सीधी रहेगी, तो क्या होगा, इनमें जो गैप है वो रहेगी, गैप होने के कारण क्या होगा, इनको डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर वही क्रॉस रहेगी तो क्रॉस होने के कारण क्या होगी, ये क्या होगी, फर्म रहेगी, इनको इंजुरी के चांसेस बहुत लेस रहेंगे। ठीक है ना। इसलिए बॉडी में ये क्रॉस होता है, तो ये क्रॉस होने के कारण राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी। सो इसीलिए ब्रेन डोमिनेंस इंपॉर्टेंट है। अभी ब्रेन डोमिनेंस मतलब क्या होता है कि हमेशा किसी को लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट ही रहेगी। लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट मतलब उसे उसको हमेशा चोट लगेगी तो लेफ्ट साइड, इंजुरी होंगी तो लेफ्ट साइड, स्वेलिंग आएंगी तो लेफ्ट साइड। ठीक है ना। या फिर किसी को सेम राइट साइड में लगेगा तो राइट साइड, इंजुरी होंगे तो राइट साइड। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका ब्रेन डोमिनेंस वैसा है इसीलिए। तो जैसा ब्रेन डोमिनेंस, जैसी इंजुरी वैसा ब्रेन डोमिनेंस। तो इंपॉर्टेंट ये रहता है इसमें, तो जो लेफ्ट साइडेड वाले पेशेंट रहते हैं तो उनमें क्या कॉज रहता है लेफ्ट साइड इंजुरी का, वो हमेशा रहता है फ्रॉम मदर, होम, ठीक है, सिबलिंग, होम, मदर, सिबलिंग्स, या फिर पेट, इनमें से कोई कॉज रहता है। और ये पर्सन्स कैसे रहते हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहता है, सेंसिटिव, ठीक है, ये आर्टिस्टिक, इमेजिनरी, ऐसे टाइप की पर्सनालिटीज रहती है। वही लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन डोमिनेंस है, वो राइट साइड ऑफ द बॉडी कंट्रोल करता है। तो इसमें जो कॉज रहेगा वो कैसा रहेगा, दैट इज फ्रॉम बाय फादर कॉज रहेगा, बॉस कॉज रहेगा, वर्क में कोई प्रॉब्लम है वो कॉज रहेगा, या फिर आपको कॉज रहेगा आपके कजिन्स कॉज रहेंगे, ऐसा। और ये टाइप की पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, ये पर्सन्स कैसे रहेंगे, दैट इज प्रैक्टिकल पर्सन रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, मनी माइंडेड रहेंगे। ठीक है। इसलिए आप देखोगे जितने भी मनी माइंडेड मेडिसिन है वो राइट साइडेड रहती, जितने सेंसिटिव मेडिसिन है वो लेफ्ट साइडेड रहती। तो इस पर से भी आपको इंपॉर्टेंस हो जाता है मेडिसिन सिलेक्शन के लिए, और कंप्लेंट्स के कॉज के लिए भी आप ध्यान रखिएगा। 10 पास हिस्ट्री। सर हाँ मैम। सर इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है साइडेड मतलब ब्रेन डोमिनेंस एंड हैंडेडनेस में। देखिए सिंपल चीज है कि ये मैंने जो बताया वो किसमें सर बताया ये तो मुझे क्लियर है कि लाइक अगर राइट ब्रेन डोमिनेंस लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस, लेकिन अगर पेशेंट अगर लेफ्ट हैंडेड है और कंप्लेंट्स अगर लेफ्ट साइडेड ही है तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे। देखिए अभी सिंपल है, इसके लेफ्ट हैंड पेशेंट है, तो लेफ्ट हैंड पेशेंट है मतलब उसके लिए राइट साइड कौन सा हो गया, लेफ्ट उसके साइड। लिए, हाँ उसके लिए उसका लेफ्ट राइट हो गया, और राइट उसका लेफ्ट हो गया। अगर लेफ्ट हैंड पेशेंट को लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट आ रही है मतलब अपने को कंसीडर करना है राइट साइड, समझा। और वही लेफ्ट हैंड पेशेंट को राइट साइडेड कंप्लेंट आ रही है तो उसको क्या कंसीडर करना है, इमोशन। आप एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए,
आप वो राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट साइडेड है, तो ही इज इन प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी है, इसको प्रैक्टिकल वाली मेडिसिन जाएंगी। ओके, और वही लेफ्ट हैंडेड है, उसका राइट साइड अफेक्ट हो रहा है, तो इसको इमोशनल सेंसिटिव वाली मेडिसिन जाएंगी। दैट इज अ क्लियर कट। फिर आप वो इतना क्लियर है क्या? क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि सही में, क्योंकि नहीं मैम इतना क्लियर है। मैंने जो बोला ना आपको, लेफ्ट हैंड पर्सनालिटी है, उसको लेफ्ट साइडेड की प्रॉब्लम है, तो आप वो समझ जाइए प्रैक्टिकल पर्सनल है, मनी माइंडेड पर्सनल है, बॉसी पर्सनल है, पर्सनालिटी है। हाँ हाँ। एंड ठीक है, सर तो कुछ उसको पेशेंट, हाँ, तो उसको जो मेडिसिन भी जाएंगी वो वैसे ही जाएंगी। जैसे मनी माइंडेड है तो आर्सेनिक जाएगी, फेरम जाएगी, कॉस्टिकम जाएगी, ठीक है, सेपिया जाएगी, नक्सोमिका, ये सारी मेडिसिन कैसे है राइट साइडेड वाली। राइट साइडेड। वही अगर उसको राइट साइडेड कंप्लेंट आ रही है लेफ्ट हैंड पर्सन को, वही इमोशनल है, तो इमोशनल मेडिसिन जाएगी, इग्नेशिया, साइक्लामेन, लैकेसी सल्फर, ठीक है, नाइट्राम्यूर, ये सारी मेडिसिन, कार्सिनोसिन, ऐसे टाइप की मेडिसिन जाएगी। ओके सर। एंड जो जिनको मतलब फोर्सफुली राइट हैंडेड किया जाता है बट दे आर बेसिकली लेफ्ट हैंडेड, तो उनको लेफ्ट हैंडेड ही कंसीडर करना है, राइट हैंडेड नहीं। ओके। उनको अगर फोर्सफुली आया तो उनको लेफ्ट हैंडेड ही कंसीडर करना है, राइट हैंडेड कंसीडर नहीं करने का। लाइक सर जैसे भी बड़े पेशेंट है, लाइक अभी 40-45 इयर्स वगैरह, सो ही इज मतलब डूइंग द थिंग्स फ्रॉम बोथ द हैंड्स, मतलब ही कैन मैनेज विद द बोथ द हैंड्स। जो बोथ हैंड से करते हैं उनको लेफ्ट साइडेड कंसीडर करना है, सीधा लेफ्ट हैंडेड कंसीडर करना है, नॉट लेफ्ट साइडेड बट लेफ्ट हैंडेड कंसीडर करना है। ओके। तो लेफ्ट हैंडेड ही कंसीडर करना है। उसका जो क्राइटेरिया रहता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है स्मॉल वर्क एंड हैवी वर्क। अब वो स्मॉल वर्क कौन से इससे कर रहे हैं और हैवी वर्क इससे कर रहे हैं, तो उसमें 3-4 क्राइटेरिया रहता है, स्मॉल वर्क, हैवी वर्क और उसके डेली एक्टिविटी वर्क। तो अगर कोई पेशेंट कुछ राइट से करता है कुछ लेफ्ट से करता है तो डेफिनेटली वो लेफ्ट हैंडेड है, उसको फोर्सफुली राइट टू लेफ्ट किया है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी मैडम ने बहुत अच्छा पूछा है, तो नेवर एवर किसी भी पर्सन को या किसी भी चाइल्ड को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हैंडेड फोर्स करना। अगर कोई पेशेंट लेफ्ट हैंड, जैसे बच्चा लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, उसको मार मार के अगर उसका राइट हैंड से बनाया जाता है, तो क्या होता है, जब ब्रेन डेवलपमेंट होता है ना, तो आपने ये एक्सिस देखी होंगी, सेंट्रल एक्सिस, तो ये सेंट्रल एक्सिस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या आता है, उसके परसेप्शन में प्रॉब्लम आता है। परसेप्शन में मतलब फिर उसको मिरर इमेज दिखना चालू हो जाती है, ठीक है ना। मिरर इमेज दिखना मतलब क्या चालू हो जाती है कि तो जैसे अपन ये राइट हैंड से ऐसे लिखे, मेरा नाम ऐसे लिखे, तो फिर उनको मिरर इमेज दिखना चालू हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज मिरर इमेज। अब उनको मिरर इमेज दिखना चालू हो जाती है। अगर आप मिरर में इसका अपोजिट में देखोगे तो आपको सेम दिखेगा। तो फिर ये मोस्टली आपने जो पेशेंट देखे होंगे डिसलेक्सिया के, है ना, जो मिरर इमेज फॉर्म करते, जैसे पी को बी लिखेंगे या डी को बी लिखेंगे, इनको ये कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि उन पे बहुत फोर्स डाला जाता है किसी तो भी चीज का, स्पेशली हैंडेडनेस का या प्रेशर का। इसलिए उनको है ना, कैसा है कि जब ब्रेन अपना डेवलप होता है तो कोई भी एक ब्रेन डोमिनेंस में चला जाता है, एक ब्रेन अपना डोमिनेट होता है और वैसे अपने को उस चीजें फिर वो दिखती है। बट जब ऐसा हैंडेडनेस का प्रॉब्लम आता है, क्रॉसवाइज प्रॉब्लम आता है, तो उनको समझने में प्रॉब्लम जाती है, परसेप्शन में प्रॉब्लम जाती है, और चीजों को वो फिर ये लेना चालू कर देते हैं, उल्टा पुल्टा लेना चालू करते हैं। तो बेसिकली किसमें प्रॉब्लम आती है, इमेजिनरी, इसमें चीजें प्रॉब्लम आती है इमेजिनरी चीजें में। तो उनको फिर है ना एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा तकलीफ जाता है। तो ऐसी चीज नहीं है। तो आपने ये देखे होंगे अभिषेक बच्चन, वो उसको भी फोर्सफुल, उसको भी बचपन में डिसलेक्सिया था, लेफ्ट हैंडेड का। तो वो भी फोर्स के कारण है। और एक चीज बता देता हूँ आपको, अगर कोई इसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है, अगर कोई फैमिली में जैसे किसी के फैमिली में राइट हैंडेड फादर है, राइट हैंडेड ग्रैंडफादर है,
अगर बच्चा लेफ्ट हैंडेड निकलता है तो दैट इज रिवोल्टर निकलता है, वो रिवोल्ट कर रहा है अपने फैमिली के अगेंस्ट। वही लेफ्ट हैंडेड निकलता है तो दैट इज रिवोल्ट कर रहा है, रिवोल्टर निकलता है। ठीक है ना, मतलब वो कुछ तो भी अनयूजुअल ऐसा करेगा जो उसके फैमिली में आज तक किसी ने किया नहीं हो, या फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा रहता है कि वो रिवोल्ट करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन रहता है उसके फैमिली में हर बात में, या फिर किसी सर्टेन टॉपिक पे ऐसा होता है। ओके, तो हैंडेडनेस का ये इंपॉर्टेंस रहता है। देन पास्ट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री से अपने को जर्नी ऑफ डिसीज पता चल जाता है इंपॉर्टेंटली। जर्नी ऑफ डिसीज की जर्नी कैसे प्रोग्रेस हुई है, कैसा प्रोग्रेस हुआ है, माइंड कैसा इन्फ्लामेशन से साइकोसिस में गया, कंस्ट्रक्टिव डिसीज में गया, कंस्ट्रक्टिव से सिफिलिस में गया। ओके, तो जर्नी ऑफ डिसीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज में। जैसे एग्जांपल, ये आपको कब कब कैसा समझेगा, जैसे एग्जांपल जो भी छोटे बच्चे रहते हैं उनको क्या होती है, सबसे पहले नैपी रैश होती है, फिर नैपी रैश पे अपन पाउडर लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाने के बाद उसको होता है कफ कोराइजा। कफ कोराइजा पे अपन ने मेडिसिन लिए, एंटीबायोटिक लिए, एंटी ट्रीटमेंट लिए, फिर उसको होता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के लिए अपन ने स्टीरॉइड्स लिए, देन उसको होता है अस्थमा। अस्थमा के बाद उसको होता है स्टीरॉइड्स लिए, जॉइंट पेन। जॉइंट पेन के बाद क्या होता है, एचटीएन। एचटीएन के बाद उसको आता है डायबिटीज। डायबिटीज के बाद आता है उसको, एक तो अल्जाइमर आएगा, पार्किंसन आएगा, या फिर कैंसर आएगा, कोई ना कोई ग्रेव डिसीज आएंगे। तो उसकी डिसीज कैसे ट्रैवल कर रही है आप देखोगे, तो दैट इज उसकी डिसीज ट्रैवल कर रही है हाइयर से। तो हाइयर मतलब अगर इसको सिंपल टर्म में बताया जाएगा तो दैट इज एक्टोडर्म, फिर एक्टोडर्म से एंडोडर्म, एंडोडर्म से मीजनकाइम, मीजनकाइम से मीजोथीलियम, मीजोथीलियम से मीजोथीलियम से जाता है फिर एपीयूडी सिस्टम, एपीयूडी सिस्टम से दैट इज न्यूरोडर्म। मतलब डिसीज क्या हो रही है, डीपर जा रही है, डीपर जा रही है, तो क्या हो रहा है, डिसीज का ट्रैवल, प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज हो रही है। इसीलिए पेशेंट कौन से स्टेज में था और वो कैसा ट्रैवल किया डिसीज अपने को इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जब अगर आप बीपी को ठीक करोगे तो आपको माइल्ड जॉइंट पेन मिल सकता, माइल्ड आपको ब्रोंकाइटिस मिल सकता, कफ मिल सकता, ठीक है ना। तो दैट इज रिवर्सल ऑफ सिम्टम्स मिलेंगे। तो रिवर्सल ऑफ सिम्टम्स मिलेंगे तो इसमें आपको घबराना नहीं है, वो पेशेंट ठीक हो रहा है, आपकी मेडिसिन राइट है, जस्ट वेट एंड वॉच। अगर वही न्यू सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, आपने मेडिसिन दिया, एचटीएन है और एचटीएन के बाद उसको डायबिटीज हुआ है, तो आपकी मेडिसिन एब्सोल्यूट रॉन्ग है। तो एब्सोल्यूट रॉन्ग है इसका मतलब मेडिसिन आपको चेंज करने की जरूरत है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, या फिर आपको पास्ट हिस्ट्री में कुछ मिल रहा है कि जैसे ऑपरेशन हुआ है, फिजिकल ट्रॉमा है, सर्जरी है, उसके बाद कोई डिसीज डेवलप हुई है, या फिर कोई डिसीज आई थी टाइफाइड, उसके बाद से ठीक नहीं हुआ है, तो ये सब कंसिडरेशन में आता है। तो आपको पास्ट हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेनी है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या है, जैसे 5 साल में क्या हुआ था, फिर 8 साल की उम्र में क्या हुआ, 10 साल की उम्र में अगर कोई डिसीज आया, 15 साल की उम्र में, इससे आपको क्या पता चलेगा, डिसीज डीपर टिश्यू में जा रही है कि नहीं, पहली चीज पता चलेंगी, या डिसीज का प्रोग्रेशन हो रहा है कि नहीं, या फिर पेशेंट कौन से स्टेट में है अभी वो पता चलेगा। तो इम्पोर्टेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री बहुत ये रहता है कि अपने को मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में भी काम आती है, क्योंकि सपोज पेशेंट को 5 साल में एपिस्टेक्सिस की हिस्ट्री थी, फिर 10 साल की उम्र में उसको ब्लीडिंग की टेंडेंसी थी, देन उसको पाइल्स की टेंडेंसी में भी ब्लीड था, ठीक है, फिर मेंसेस आए, मेंसेस भी प्रोफ्यूज होते, तो आपको इन सब से क्या पता चलेगा, उसकी एक हिमोरेजिक टेंडेंसी है, ये पता चलेगा। ओके, तो पास्ट हिस्ट्री में आपको उसका ये पता चलता है। और एक पास्ट हिस्ट्री में और एक चीज पता चलती है, आप ध्यान में रखना, इसको बोलते हैं लेटेंट सिफिलिस। लेटेंट सिफिलिस मतलब क्या होता है, ये आप क्रॉनिक स्टेकिंग में, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेटेंट सिफिलिस क्या होता है, एट द एज ऑफ सपोज 15, एट द एज ऑफ उसको कोई तो भी सिफिलिटिक या डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी आई, और डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी आके कुछ समय बाद वो चली गई,
ठीक है। तो वो जो डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी आई, वो दैट इज लेटेंट सिफिलिस है। वो उसका अगर आपको सिम्टम या फिर माइंड या फिर फॉल्स परसेप्शन मिलता है, तो आप ये कंसिडर वाइल प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो इसको बोलता है लेटेंट सिफिलिस। इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ। एक पेशेंट था मेरे पास, वो पेशेंट आया था क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लिए। तो मैंने हिस्ट्री लिया, तो उसकी पास हिस्ट्री में मेरे को एक यूनिक चीज मिली कि उनको ना ऐसे ये आते थे, डिसीज हुआ था, उनको डेंगू हुआ था। तो डेंगू रिकवरी के बाद उनको ऐसा परसेप्शन होता था कि जो भी ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वो उस पे गिर रही है। बड़ी बिल्डिंग्स या कोई भी मैंने ऐसे ऊपर देखी जो बड़ी बिल्डिंग्स है, बड़ी वॉल्स है, हाइट वाली चीजें मेरे पे गिर रही है। तो मैंने इस चीज को कंसिडर किया, लेटेंट सिफिलिस को कंसिडर किया, साथ में पैथोलॉजी को लिया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और उनका माइंड, और ये लेटेंट सिफिलिस को कंसिडर करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया। तो अगर आप रूब्रिक में भी देखोगे तो आपको रूब्रिक में भी वो चीज मिलेगी, दैट इज कि उनमें कोई तो भी चीज फॉल हो रही है करके। दैट इज वॉल इज फॉलिंग। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट रखती है केस टेकिंग में, पास हिस्ट्री में सारी सब चीजें लेनी है। ओके, क्योंकि पास मैंने जैसे बताया कि डिसीज कैसे ट्रैवल कर रही है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने बताया स्किन की कोई डिसीज है, ठीक है, वो फिर एक्टोडर्म में जाए, सेकेंड लेयर में जा रही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिसीज कर रही है, मिजोडर्म में जॉइंट पेन आ रहा है। ठीक है, तो डिसीज हमेशा ऐसे ट्रैवल करेंगी, डिसीज हमेशा ऐसे अपवर्ड जाएगी, और आफ्टर होम्योपैथी मेडिसिन क्योर आपको हमेशा ऐसा मिलेगा, टू द लोअर इसमें। ओके, देन फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हेरिडिटी इलनेसेस के लिए। तो जो भी हेरिडिटी इलनेसेस रहती है उसमें आपको फैमिली ही ट्रेड लेना ही लेना है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था, सिकल सेल का बताया, थैलेसेमिया का बताया, इवन डायबिटीज मलाइटस का भी या फिर हाइपरटेंशन का भी। अगर कोई डिसीज या फिर ट्यूमर का है, कैंसर का है, अगर ये डिसीज फैमिली में रन हो रही है, या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, तो आपको क्या लेना है, हेरिडेटरी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये हेरिडेटरी हिस्ट्री क्या है? एक तो डिसीजेस फैमिली हिस्ट्री से तो आपको डिसीज पता चल जाएंगी, और दूसरी चीज हेरिडिटरी आपको ट्रेड भी लेना है। ट्रेड मतलब क्या लेना है कि अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को सपोज अस्थमा है, आपके फादर को भी अस्थमा है, और पेशेंट को भी अस्थमा है, तो आपको क्या लेना है, ये जो अस्थमा है मतलब अभी ये क्या हो रहा है, पेशेंट में भी है, फादर में भी है, इनमें भी है। तो आपको इन जो अगर इसके बच्चे को, इनके बेबीज को वो अस्थमा ट्रांसफर ना हो बेबी को, ठीक है, और ये जो लिंक है जो ट्रांसफर होती जा रही है, जो डिसीज ट्रांसफर होते ही जा रहा है, वो लिंक को अगर आपको ब्रेक करना है, यहीं पे रोकना है, यहीं पे रोकना है और पेशेंट को परमानेंटली भी ठीक करना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, हेरिडिटरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। अब ये हेरिडिटरी हिस्ट्री मतलब क्या हो जाती है, एक ऐसा नेचर का पार्ट रहेगा जो थ्रू एंड थ्रू तीनों में कॉन्स्टेंटली आ रहा है और जो ट्रांसफर हो रहा है। नेचर का पार्ट और कोई कॉज, इसमें क्या लेते हैं, नेचर लेते हैं। नेचर मतलब डिस्पोजिशन। तो आपने देखा होगा कि इसकी आदतें बिल्कुल फादर जैसी है, इसकी आदतें बिल्कुल ग्रैंडफादर जैसी है। तो जो आदतें है, जो नेचर है, आपको वो चीज लेनी है वाइल प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन। तभी ये चेन आपकी ब्रेक होगी, तभी ये चेन आपको ब्रेक होगी, ये पेशेंट भी ठीक होगा और इनके बेबी में ट्रांसफर नहीं होगा। अदरवाइज वो चेन चलती रहेंगी और ठीक नहीं होगी।
तो आपको फैमिली हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है ये सब चीजें लेना, और फैमिली हिस्ट्री में आपको इन चीजों को भी ध्यान रखना है। ओके सर हाँ मैम। लाइक अगर सर जेनेटिक म्यूटेशन का केस है तो जेनेटिक म्यूटेशन में क्या डिसीज है? लाइक सर ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज एंड पेशेंट इज फीमेल एंड उनके फैमिली में उसके पापा को था और उनके मतलब ऊपर का हायर कुछ भी नहीं पता क्योंकि उसके पहले कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं होता था। तो सिर्फ पापा की डेथ हुई तो उसके कुछ साल पहले पता चला कि हाँ पापा को है करके ऐसा ऐसा डिसीज। उसके पहले ही पेशेंट को डायग्नोस हो गया था व्हेन द पेशेंट वाज अराउंड 20 ईयर ओल्ड आफ्टर मैरिज। अगर आपको जहां तक की हिस्ट्री मिलती है, जैसे अपन ने देखी कि पेशेंट को है, हाँ ठीक है ना, और उनके फादर को था, तो आपको फिर फादर का नेचर लेना ही है, और फादर का नेचर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। मतलब फादर का नेचर एंड पेशेंट का नेचर मैच करना है। हाँ, इस केसेस में ऐसा रहता है कि जितना आपको हायर मिलता है, जैसे फादर है, ग्रैंडफादर है, या फिर और ग्रेट ग्रैंडफादर है, ये जितना हायर मिलेगा उतना आपके लिए अच्छा रहता कनेक्शन में। बट इसमें जाएगी जीसीएस या फिर सिफिलिटिक अप्रोच से जाना पड़ेगा सर, क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन है तो। हाँ, इसमें जो मेडिसिन जाएंगी वो कैसी मेडिसिन रहेंगी? वो उसकी स्टेम सेल वाली मेडिसिन रहेगी, या फिर उसकी पेशेंट की जीसीएस रहेगी जो मेडिसिन निकलेंगी, लेकिन ये जो मेडिसिन रहेगी वो क्रॉनिक मेडिसिन ही रहेगी, और ये उसके फैमिली में रन करने वाली मेडिसिन रहेगी। ओके। सेम केस देखा था मैंने, उनमें पेशेंट को है ना न्यूरोफाइब्रोमाटोमा था, तो वो उनका जो न्यूरोफाइब्रोमा था ना वो इतना बड़ा था, बहुत बड़ा था। मतलब जैसे न्यूरोफाइब्रोमा आप अगर देखोगे तो वो छोटे छोटे रहते हैं न्यूरोफाइब्रोमा, लेकिन वो पेशेंट का एक बहुत बड़ा न्यूरोफाइब्रोमा था। तो फिर हमने जब हिस्ट्री ली है तो ये उसके फादर को भी था, ये उनके ग्रैंडफादर को भी था, ठीक है, और ये उनके ग्रेट ग्रैंडफादर को भी था। तो हाँ, अपने को ग्रेट ग्रैंडफादर की हिस्ट्री तो नहीं मिली, ठीक है ना, अपने को जहाँ तक की हिस्ट्री मिलती है वहां तक की लेना। ग्रैंडफादर की भी लिए, फादर की भी लिए, और बेबी का वो पेशेंट का भी नेचर मैच किए, देन वी प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, ठीक है। ओके। हाँ तो सर मेरे को और एक डाउट है इससे रिलेटेड। हाँ एक्चुअली जब मैं मुंबई में थी सीसीपीएच कर रही थी तो एक अमृतसर के पास एक पेशेंट आया, मतलब केस था। सो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा सर क्योंकि मैंने असिस्ट नहीं किया था, किसी दूसरे असिस्टेंट ने वो केस असिस्ट किया था। सो बट एक यंग बॉय था, उसको ब्लाइंडनेस की केस हिस्ट्री लेके आया था वो। एंड बाद में जब हिस्ट्री लिए तो उनके फैमिली में 3 जनरेशन तक वो मतलब था कि मतलब एक एज आने के बाद में मतलब ब्लाइंडनेस होता था। तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सर ने दैट टाइम में लैकेसिस प्रिस्क्राइब किया था। एंड सर ने ये बोला था कि ये जो जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है मतलब ये पहले चेन ब्रेक करना पड़ेगा, और ये उन्होंने जीसीएस या फिर ऐसा कुछ नहीं दिया था। मुझे बहुत क्लियर याद नहीं आ रहा है। सर ने बोला था कि ये इसको रोकने के लिए पहले अपने को लैकेसिस देना पड़ेगा, उसके बाद ऐसा। तो मतलब मैं सिर्फ क्लियर करना चाह रही हूँ सर, ऐसा कुछ मतलब उसमें है क्या? नहीं, मैंने जैसे बताया ना आपको, ये जब आप हेरिडिटी कॉज से मेडिसिन देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसका चेन ब्रेक हो जाएगा, और जब वो चेन ब्रेक होगा तो स्लोली स्लोली पेशेंट भी इम्प्रूव होगा। ओके। ठीक है ना, चेन तो ब्रेक होगा ही होगा, पेशेंट भी इम्प्रूव होगा। आपको एक्स्ट्रा मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही तो जो ये चल रहा है, जीन चल रहा है, वही जीन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस कंडीशन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये आपको मैंने क्या बोला, एक ऐसा डिस्पोजिशन लेना है जो फैमिली में रन है, बराबर, और एक ऐसा डिस्पोजिशन लेना पड़ता है नेचर जो पेशेंट में है। ओके। तो फिर जो मेडिसिन जाएंगी वो पेशेंट की मेडिसिन जाएंगी, जिसके कारण क्या होगा, वो चेन भी ब्रेक होगा और वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा और पेशेंट भी इम्प्रूव होगा। जो मैंने बताया ना न्यूरोफाइब्रोमाटोमा में हम जो दिया था मेडिसिन, वो उसमें वैसा वो दिए थे। ओके सर। ओके, उसमें पेशेंट के नेचर के साथ साथ उसके थर्मल, थर्स्ट, फिजिकल बॉडी जनरल वगैरह सब देख के फिर वैसी मेडिसिन दिए थे, जिसके कारण पेशेंट को भी इम्प्रूव हो रहा था और वो चेन भी ब्रेक हो रही थी। ओके सर एक सवाल जैसा पूछना था। हाँ, अभी जैसा मैडम ने वो जो सवाल पूछे हेरिडिटरी वाला, उसमें किस टाइप के रूब्रिक जैसा हम यूज कर सकते हैं?
जैसे आपने कहा कि वो एक डिस्पोजिशन पकड़ना है करके। हाँ, तो डिस्पोजिशन मतलब क्या रहेगा, जैसे मैंने बताया कि इसमें अपने को जो डिस्पोजिशन रहेंगे वो 4 टाइप में से ही जाएंगे, दैट इज इंटेलेक्ट, विल, अच्छा हाँ, जो आपने बताए थे मॉरल वो और इंटेलेक्ट, विल, बिहेवियर। मॉरल और बिहेवियर वाला। जैसे एग्जांपल तो बिहेवियर का इसमें मैं जैसा बताता। हेरिडिटरी कैसा पकड़ने का? हाँ, तो जैसे बिहेवियर में है, तो जैसे बिहेवियर में क्या है, पेशेंट एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट मतलब हाँ। बहुत बातूनी है, वही उसके फादर भी बातूनी थे और ग्रैंडफादर भी हाँ बातूनी है। हाँ। तो ये क्या अच्छा। ये क्या हो गया, ये कॉमन ट्रेड हो गया तीनों का। तो आपने को ये रूब्रिक अच्छा, लेना मतलब है, ये दैट इज, जेनेटिक ट्रेड पकड़ लिए जैसा, हाँ, और जेनेटिक ऐसे ट्रेड सिम्टम पकड़ को लिया। छोड़ना नहीं है। हाँ, ऐसे सिम्टम को छोड़ना नहीं है, ये उसका बहुत अभी इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया। ठीक है ना। और एक दूसरा सवाल ऐसा था सर कि ठीक है सर, अब आप बताइए, आप बताइए। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल, ये अभी हो गया एक्सट्रोवर्ट का, अभी दूसरा एग्जाम्पल विल का। जैसे पेशेंट को एंटीसिपेशन है, एंटीसिपेशन मतलब कोई भी काम करने से पहले छाती में दर्द होना, या फिर करूंगा, होगा, नहीं होगा, या फिर उस, तो ये एंटीसिपेशन फादर में भी है, ग्रैंडफादर में भी और बेबी में भी है। तो आपको ये एंटीसिपेशन उठाना है, ये कॉमन ट्रेड है उसका। तो ऐसे आपको ट्रेड्स उठाने हैं। जैसे एग्जांपल कंजूस है, वो ये भी कंजूस है, उसके फादर भी कंजूस थे और उसके ग्रैंडफादर भी कंजूस है। तो आपको डायरेक्ट रूब्रिक उठाना है कंजूस वाला, दैट इज एवारिस। ठीक है। तो ऐसे रूब्रिक आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं जो कॉमन तीनों में है करके। अच्छा। और एक सवाल ऐसा भी था सर कि मतलब अब ये मेरा सोचना सही है गलत है, आप बताइए कि जैसा कोई हेरिडिटरी डिसीज है, सपोज ऐसा पकड़ लेंगे कि डायबिटीज है, बट ऐसा कंफर्मेशन तो नहीं है ना कि डायबिटीज पापा को है तो बच्चे को होना ही चाहिए करके। नहीं नहीं, कंफर्म मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि ऐसे इसमें जब तक कि कोई ऐसा मेंटल स्ट्रेस फैक्टर या फिर कोई एक्सटर्नल जो भी कोई फैक्टर रहेगा, मेंटल या फिर फिजिकल, जिसके लिए वो बच्चा सेंसिटिव नहीं है, तब तक कि वो डिसीज उसको नहीं होगा करके। हाँ, एग्जैक्टली क्या रहता है, मैं बताता हूँ आपको। जब भी जैसे पेरेंटल क्रॉस होता है, तो जो बेबी आता है, जो बेबी आएगा, जो बेबी होता है, तो नेचर हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग जीन्स भेजता है। कभी कोई वीक जीन नहीं भेजेगा, कोई वीक जीन नहीं भेजता है अपने बॉडी में। जो अगर नेचर में जो जीन जाएंगे बेबी में, वो सबसे स्ट्रॉन्ग जीन जाएंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग जीन जाएंगे। तो अगर स्ट्रॉन्ग जीन गए, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे फादर से भी एक वीक जीन गया और मदर से भी वीक जीन गया, तो उसको फिर वीक जीन के कारण क्या होती है, उसको डिसीज होती है। जैसे सिकल सेल माइनर फादर को भी था, सिकल सेल माइनर मदर को भी है, तो फिर बेबी को सिकल सेल मेजर होगा। वैसे ही थैलेसीमिया माइनर बेबी फादर में भी था, थैलेसीमिया माइनर मदर में भी था, तो फिर थैलेसीमिया मेजर बेबी को हुआ। ठीक है ना। तो जो बेबी को जाएगा वो क्या जाएगा, हमेशा स्ट्रॉन्ग जीन्स जाएगा। और लेकिन अगर दोनों में से जैसे मदर का स्ट्रॉन्ग गया और फादर का वीक गया, तो हमेशा स्ट्रॉन्ग जीन रिप्रेजेंट होगा, उसका वीक जीन कभी रिप्रेजेंट होगा नहीं, कभी रिप्रेजेंट होगा नहीं, हमेशा उसका स्ट्रॉन्ग जीन ही रिप्रेजेंट होगा। तो मैं जैसे अभी डायबिटीज की केस है, ठीक है, उसको अब बचपन से डायबिटीज नहीं है, लेकिन एट द एज ऑफ 30 उसको डायबिटीज आया। तब क्या होता है, जो ये स्ट्रॉन्ग जीन है, अब तक स्ट्रॉन्ग जीन ने उसको प्रोटेक्ट किया, बट ये 30 में ऐसा कोई तो भी ट्रिगर फैक्टर आता है, वो क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग जीन को सप्रेस करता है और वीक जीन को एक्टिवेट करता है। ठीक है ना। तब तो ये ट्रिगर फैक्टर इंपॉर्टेंट रहता है ऐसे केसेस में। तो इस केस में आपको ये ट्रिगर फैक्टर लेना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये ट्रिगर फैक्टर्स की वजह से उसका वीक जीन अप हो गया, तो आपको वो ट्रिगर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केसेस में। अच्छा, तो ट्रिगर फैक्टर आप लेंगे तो आपका पेशेंट उस कंडीशन से बाहर आ जाएगा। अगर आपने ट्रिगर फैक्टर को इस केस में इंपॉर्टेंट नहीं दिए, तो फिर आपका पेशेंट कभी बाहर नहीं आएगा। तो आपको ट्रिगर फैक्टर कुछ भी हो सकता है, तो इसमें, तो इस केसेस में जो ट्रिगर फैक्टर रहेगा, हमेशा याद रखना, वो बहुत एक्सट्रीम सिफिलिटिक रहता है। एक्सट्रीम सिफिलिटिक मतलब जैसे एग्जांपल, सडन डेथ ऑफ फादर, सडन डेथ ऑफ मदर, सडन डेथ ऑफ चाइल्ड, तो एकदम
हाँ, तो कुछ तो भी क्या आएगा एकदम सडन और फास्ट और डेंजर, तो इस केसेस में आपको बहुत सिफिलिटिक कॉज रहेगा। या फिर ठीक है, जैसे एग्जांपल, या फिर एग्जांपल ये तो मैंने डेथ का बताया। दूसरा एग्जांपल क्या रहेगा, आप जॉब कर रहे हैं, आपका जॉब सिक्योर है और सडनली कुछ हो गया और आपको जॉब से निकाल दिया।